यस, वी हैव टू डिस्कस जीडीपी। जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। अब जीडीपी डिक्लाइन का क्या पॉइंट है? सिंपली पहले तो हमें कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम इस चीज को समझते हैं, जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो इस साल इकोनॉमिक सर्वे या फिर अगर हम बजट का डाटा उठा के देखें, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे या बजट की मैं बात करूं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। अब यहाँ पे क्या बताया गया, इंडिया का जीडीपी कितना, 2.9 ट्रिलियन डॉलर, 2.9 ट्रिलियन डॉलर, विच इज इक्विवेलेंट टू 205 लाख करोड़ रुपीज। तो इतना जीडीपी इंडिया का हम देख रहे हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। एंड एज पर दिस जीडीपी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का जीडीपी कितना है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड जीडीपी में? वर्ल्ड का जीडीपी इस टाइम में जब हम देख रहे हैं, अब तो फाइनली ये दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, तो ये था अप्रोक्सीमेटली 90 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो इंडिया का जीडीपी अगर मैं 3 ट्रिलियन डॉलर मानूं तो ये हम देख रहे हैं 90 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम 3 ट्रिलियन डॉलर इंडिया का जीडीपी माने तो यहाँ हम देख रहे हैं 90 ट्रिलियन डॉलर। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इंडिया का जीडीपी कितने परसेंट है वर्ल्ड जीडीपी के, ठीक है। आप इस चीज को भी फिगर आउट कर सकते हैं, इंडिया जीडीपी इज व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, ये हम देख पा रहे हैं क्लियरली। और ये सब इकोनॉमिक सर्वे और बजट तक की कहानी है, जब हम ऑलरेडी देख रहे थे इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था। लेकिन ये चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, अब भी बदली हैं। पहले का एग्जांपल भी हम लें, हमें एक पॉइंट और इसके साथ क्लियर हो, हम जीडीपी की तो बात कर रहे हैं, पर जीडीपी कैलकुलेशन का पॉइंट नहीं होता है। पॉइंट क्या होता है? इट्स नॉट जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है। आप खुद सोचो, इतने बड़े देश में क्या पॉसिबल है हर एक कंपनी को कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है, कितनी सेल है बताओ, और एग्जैक्टली यही हो 205 लाख करोड़, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या होता है रियलिटी में? जीडीपी एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन होते हैं। अब ये एस्टिमेशन के लिए एक मेथड चाहिए हमें, ठीक है। हम एक मेथड, एक मैथोलॉजी को फॉलो करेंगे। और जीडीपी का एस्टिमेशन करेगा कौन? ये डाटा कौन रिलीज करेगा जीडीपी का? तो जीडीपी के डाटा की हम बात करें, जीडीपी डाटा रिलीज, इसको हम देख रहे हैं एनएसओ, ठीक है। एनएसओ ये डाटा रिलीज कर रहा है। एनएसओ की हम बात कर रहे हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। तो जीडीपी का डाटा रिलीज करने के लिए हम देख रहे हैं एनएसओ। अब क्या मैथोलॉजी यूज होती है इसमें, ठीक है, क्या मैथोलॉजी है जिससे कैलकुलेट करते हैं, या अगेन हमने अभी देखा है एस्टिमेट करते हैं। मैथोलॉजी फॉर एस्टिमेटिंग, और यू कैन से इन लेमैन लैंग्वेज कैलकुलेटिंग, ठीक है। रियलिटी में क्या है मैंने आपको बता दी है, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कंट्री हो तो सब एस्टिमेट ही करते हैं। तो मैथोलॉजी फॉर एस्टिमेटिंग कैलकुलेटिंग जीडीपी, ये मैथोलॉजी 2015 के बाद हमने नई मैथोलॉजी को अडॉप्ट की है। इसे कह रहे हैं MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। MCA 21 डिजिट यहाँ कोड होता है, इसलिए वर्ड यूज हो रहा है MCA 21। और ये डाटा जब स्टार्ट हुआ था, या हम कहीं ये मैथोलॉजी जब स्टार्ट हुई थी, तो इस मैथो MCA 21 स्टार्टेड विद 5 लाख कंपनीज, और अब ये इंक्रीज होके हो चुकी हैं 9 to 10 लाख, ठीक है। अब ये 9 से 10 लाख तक पहुंच चुकी हैं।
9 to 10 लाख हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपनीज इतनी है जिनका डाटा और उसके बिहाफ पे हम देख रहे हैं कि जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये न्यू मैथोलॉजी है जिससे जीडीपी कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा पहले हम देख रहे थे तो वो मैथोलॉजी थी एएसआई की, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया। अर्लियर हम देखते थे एएसआई, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या रहेगा, यहाँ हम देखते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें थी 20,000 कंपनीज। ठीक है, 20,000 कंपनीज थी इसमें। यहाँ एनएसएसओ की टीम खुद जाके और इनसे डाटा कलेक्ट करती थी। अब डाटा इन कंपनीज का पहुंच जाता है गवर्नमेंट तक, एमसीए 20 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तक। और ये 5 लाख कंपनियों से स्टार्ट हुआ था, अब 9 से 10 लाख पे ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये पहले मैथोलॉजी थी एएसआई 2000 कंपनीज इसमें थी। और नई मैथोलॉजी में हम देख रहे हैं 9 से 10 लाख कंपनी। ठीक है, एमसीए 21 की हम बात कर रहे हैं और एएसआई की, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया की। अब ये सब चीजें आपको, जो हम बात करें ये एनएसओ, एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है तो ये भी आपको पता हो। तो एनएसओ आ रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये हम देख रहे हैं इसके अंडर आ रहा है। तो मोस्पी की वेबसाइट पे ये सब कुछ अवेलेबल है, नई मैथोलॉजी की पीडीएफ भी, सारी चीजें वहाँ अवेलेबल है। उसी चीज के ऊपर मैंने ये सब देखा और वहां से पूरा फैक्टर वाइज ये गिवन है। ठीक है, और इसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में डिस्कस किया है। 600 पेज का इकोनॉमिक सर्वे हम देखते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो एक डेडिकेटेड चैप्टर इस पे है, इज इंडिया जीडीपी ओवर एस्टिमेटेड। और वो क्योंकि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जब इंडिया अच्छा करता है जीडीपी में क्या देते हैं, मैथोलॉजी में गड़बड़ है, ओवर एस्टिमेटेड है। जब खराब हो तो कहते हैं ये देखो ये जीडीपी कितना हो गया। तो ये पॉइंट तो रहता ही है। अब हम इसको भी देखेंगे। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या पॉइंट है, अब जीडीपी का क्या टोटल हम देख रहे हैं कि जीडीपी कितना है और किस वजह से, इस चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ हम इस पॉइंट को देखते हुए चलते हैं, फिर इसके रीजन सॉल्यूशन हम प्रॉपर इसको देखेंगे। तो ये ऑफिशियल प्रेस नोट है जिसको रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एस्टिमेट, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट। तो आपको पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो, आधी जनता जो आप जिसको फॉलो करते हो, जिससे पढ़ते हो, कोई वीडियो उठा के देख लो जीडीपी पे, यूट्यूब कर लो, 2.6 लाख करोड़ कोई जीडीपी बता रहा है, 2.7 बता रहा है, उनको इतना भी नहीं पता कि 2.9 लाख करोड़ तो जीडीपी थी। अगर कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़ाओगे क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट किससे होगा, पहले कितना था, आपको उतना तो पता नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा नहीं, बजट में आपने देखा नहीं, लिखा गया हुआ है 2.9 लाख करोड़ तक की आप जिक्र नहीं करते, तो कौन सी जीडीपी पढ़ते हो और कौन सी पढ़ाते हो। तो ये पहले आपको गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने, अभी ये वेबसाइट में आपको दिखाऊंगा, आप भी इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। ठीक है, फ्रंट पेज पे ये आपको शो भी कर रहा है। तो ये प्रेस नोट है जिसको रिलीज किया गया, और इसे हम कह रहे हैं एस्टिमेट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर। अब इसके साथ आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, मुझे इससे बेहतर कोई ढंग नहीं लगता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया, गवर्नमेंट को साफ पता है कि ये डाटा कितना है, किस वे से है। तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉलो करें, गलती कुछ होने का चांस ही नहीं। तो पहले क्वार्टर के लिए जीडीपी है, पहला क्वार्टर कौन से साल का, मैं छोटे पॉइंट्स को यहाँ लिखते ही चल रहा हूँ, 2020-21 के पहले क्वार्टर का ये जीडीपी एस्टीमेट है, वर्ड याद रखना एस्टीमेट। ठीक है, आधी जनता को यही नहीं पता होता, जीडीपी एस्टिमेशन होता है कि कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हम जीडीपी, और ये आप देख रहे हो एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने लिखी थी तो शायद मुझे बता भी रहे थे कुछ स्टूडेंट, तो मैं चुप हो गया, तो मैंने वो आंसर नहीं किया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये फुल फॉर्म चेंज करते रहते हैं, गलती आपकी नहीं है। अब इन्होंने जो लिखा हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल, मैंने देखो वहां क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल ही लिखा हुआ है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को मैंने रीड किया, यही मेरे लिए सब कुछ है। जो ये डॉक्यूमेंट है मैं इसी के डाटा को फॉलो करने वाला हूँ।
तो ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है कि NSO क्या फुल फॉर्म हम देख रहे हैं। तो NSO ने डाटा रिलीज किया, तो मैं NSO यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया है। तीसरा पॉइंट क्या, अब ये देखो, ये नेशनल अकाउंट डिवीजन, ये सब डिवीजन है, इनके साथ मिलके ISO सर्टिफाइड, ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अभी आपको बताया था मोस्पी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और जो आप ये वेबसाइट देख रहे हैं कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता है, आपको रियल टाइम ये डाटा आप खुद देख सकते हो अपने एंड से इन चीजों को डाउनलोड करके। मैं इसके रिगार्डिंग आपको गाइड भी कर देता हूँ कहाँ से ये पॉसिबल है और किधर से आप इसे कर पाएंगे। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये मोस्पी की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसे नहीं तो हम लास्ट में देख भी लेंगे कि ये कहाँ मेंशन है, किस वे में, ये हम देखते हैं इधर, ठीक है। ये मोस्पी की आप वेबसाइट देख रहे हो, यस, ये मोस्पी की हम वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करें, देखो प्रेस रिलीज CPI जुलाई, इसके अलावा ये देखो सेकंड डॉक्यूमेंट, आप इसी में आप यहाँ इन्हीं प्रेस रिलीज में ये डाटा गिवन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस टैब से ही आप डाउनलोड कर लोगे, तो ये आपके लिए सोर्स रहने वाला है। अब ये CPI जुलाई की बात कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी भी आप फाइल IIP का डाटा देखना चाहो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी 2 पेज की सारी डॉक्यूमेंट है, उससे भी आप यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। तो ये आपने देखा था मोस्पी मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, और ये मोस्पी मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह जी हरियाणा से हैं, ये रेवाड़ी से, ठीक है। मोस्पी मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये भी हम देख रहे हैं। और इसके अलावा अब हम आते हैं हमारी PDF के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें क्या डाटा गिवन है, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं डिबेट चल रही है। तो डाटा ये गिवन है, अब ये 31 अगस्त की आप ये देख रहे हैं PDF की, एस्टीमेट ऑफ GDP 2021, ठीक है। तो इन्होंने ये एस्टीमेट किया है, और बेस ईयर क्या है, देखो GDP एट कॉन्स्टेंट 2011-12, ठीक है। आप देख रहे हैं बेस ईयर भी आपको पता चल जाना चाहिए, 2011-12 के लिए बेस ईयर, ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं। और इसी को हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा, यहाँ पॉइंट्स में, बुलेट्स में मेंशन है। तो इन्होंने किस वे से इसे कैलकुलेट करना है, इसको हम देखते हुए चलते हैं, साथ साथ इसे भी हम समझेंगे, ठीक है। कितना कुछ और आपको इसके साथ ही देखने को और समझने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा था, फर्स्ट पॉइंट आपने ये देखा कि ये Q1 का डाटा है, 2020-21 के Q1 का ये डाटा है, और NSO ने इसे रिलीज की है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी लिख चुके थे। और इसमें क्या पॉइंट मेंशन है, फर्स्ट पॉइंट आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने परसेंटेज चेंजेस मेन इंडिकेटर्स, इन इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ कोल में कितना चेंज है, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल के लिए, सीमेंट के लिए, कंजम्पशन ऑफ स्टील, आप देख रहे हो सब कुछ माइनस माइनस माइनस। तो ये माइनस क्यों है हम समझेंगे। लॉकडाउन जब लगा 50 डेज तक तो लगभग कोई काम ही नहीं था, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही थी, जो एक्टिविटी हुई उसका पॉजिटिव भी दिखेगा। बैंकिंग सेक्टर में आप देखो, बैंक डिपॉजिट, ठीक है, ये बड़े हैं, ये माइनस में नहीं है, 10.4 जो ग्रोथ थी अब उतनी नहीं है, 9.6 है, लेकिन ये बड़े हैं। एग्रीगेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, इसमें भी हम देख रहे हैं। LIC प्रीमियम ये माइनस में, LIC प्रीमियम लिंक के प्लस, CPI, ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइनिंग सेक्टर देखो कहाँ 3, कहाँ -22.4, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब माइनस में क्यों, क्योंकि सारे काम उस टाइम रोक दिए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंस हर गवर्नमेंट के लिए रहा था, सिर्फ इंडिया नहीं, कि लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड की डिबेट तब भी थी कि लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और बाय द टाइम हमारी जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको अपग्रेड करना, वेदर इन द फॉर्म ऑफ PP किट्स, वेंटिलेटर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ भी वही चीजें रही। तो IIP, WPI सब में हम देख सकते हैं, इन सब का भी ये यहाँ यूज करेंगे। और इसके अलावा हम देखें और क्या चीज यहाँ पे मेंशन है, तो हम देख रहे हैं GVA की हम बात करें, ये GVA क्या पॉइंट है, देखो जब हम GDP निकालते हैं ओवर में, जब हम GDP को हम देख रहे हैं ओवरऑल, वो एक अच्छा मेथड है, लेकिन एक मेथड और है,
वो मेथड क्या है, जीवीए। अगर हम जीवीए को समझे, जीवीए आपको किसके अकॉर्डिंग बताता है, ये आपको सेक्टर वाइज बता देता है या इनकम वाइज भी आप कह सकते हो। सेक्टर वाइज जब हमने बीच में कुछ टाइम जीबीए के ऊपर भी खुद को शिफ्ट किया था, फिर वापस जीडीपी की मेथोडोलॉजी पे आ गए। जीबीए के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेक्टर वाइज ये बताएगा। और जीबीए में क्या बता रहा है, देखो Q1 अप्रैल से जून का डाटा है 2011-12 के प्राइजेस के ऊपर। अब इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, और इसके अलावा हम देख रहे हैं फाइनेंस, रियल एस्टेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ एक ही सेक्टर आपको प्लस में दिखेगा, सब माइनस है। और प्लस में दिखने वाला सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑल थैंक्स टू आवर फार्मर्स कि वो लॉकडाउन में भी दिन रात काम में लगे रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया। बाकी सारे सेक्टर सबको अपनी लाइफ की, अपने काम की, खुद की चिंता, सब घर बैठ गए। लेकिन एक सेक्टर है जिसने कंटिन्यू काम किया, वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। तो आप देख रहे हो सिर्फ यहीं पे पॉजिटिव ग्रोथ है, बाकी सब कुछ माइनस में है, नेगेटिव में है, ये भी आप देख रहे हैं। अब इस चीज को आप थोड़ा और क्लियरली देख सकते हैं, ये मैं आपको जूम करके शो कर देता हूँ, ठीक है, इसे भी आप देख लो। सिर्फ एक ही सेक्टर है जो बेहतर कर रहा है। यस, इज इट विजिबल नाउ, ठीक है, आप ये देख रहे हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ही आप प्लस में देख रहे हैं, बाकी सबके सब सेक्टर आप देखो माइनस में, ठीक है, ये सब सेक्टर माइनस में। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि हमारे जो हम अब जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, इसमें एक ही सेक्टर ऐसा रहा कि जिसने प्लस में किया है, वो एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी का सिर्फ 15 से 17% है, तो वो अकेला पूरे देश को नहीं संभाल सकता है, देश की जीडीपी को नहीं संभाल सकता है, देश को और देश की फूड हैबिट्स और लोगों को तो बचा ही रहा है एग्रीकल्चर, उसी वजह से हम देख रहे हैं सब कुछ बचा हुआ है। लेकिन जीडीपी को अकेले वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 15 से 17% ही उसका कंट्रीब्यूशन है, बाकी सब तो बंद है। वो भी हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या। सेकंड, ये वो डाटा है जो आपने एक फिगर पढ़ी है -23.9, तो ये फाइनली हम इसके ऊपर आ गए हैं। ये वो डाटा जिसको हम देखते हैं, यहाँ समझते हैं। तो क्वार्टरली एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी, अप्रैल से जून में हम देख रहे हैं 2011-12 के बेस प्राइस। तो ये समझ आया 2011-12 बार बार क्यों लिखा हुआ है यहाँ, यानी हम जीडीपी कहाँ से देख रहे हैं, कौन से साल से देख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन से ईयर के बेस प्राइस के ऊपर हम देख रहे हैं। कहीं हम महंगाई तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमने यहाँ बेस ईयर देखा है, और ये बेस ईयर क्या है, 2011-12, ठीक है, आप देख रहे हैं बेस ईयर 2011-12। यस, इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो किसी को अब डाउट नहीं होना चाहिए, जब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ते हो, आधे डाउट तो वहीं खत्म हो जाते हैं। किसी का डाउट होता है बेस ईयर क्या है, क्या ये नॉमिनल जीडीपी पे है, क्या ये रियल पे है, क्या ये प्रोडक्शन मेथड है, एक्सपेंडिचर है। अब क्या समझ में नहीं आया इसमें, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें कौन सा मेथड है, ये सारा को समझ में आना चाहिए कि मेथड क्या है और कौन सा बेस ईयर है, और इसको एस्टिमेट क्यों बोल रहे हैं, ये कौन से क्वार्टर की जीडीपी है। आधे डाउट तो यहीं से क्लियर हो जाते हैं जब आप अच्छे सोर्स से पढ़ते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ किस वे से कैलकुलेट होती है जीडीपी। अब आपको एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या मीनिंग है इसका, पीएफसीई, यस एनीवन, क्या कोई बता सकता है क्या मीनिंग है इसका, पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस, ठीक है, बताओ इसका मीनिंग क्या है। इसका सिंपल सा मीनिंग है आप और हम मिलकर कितना खर्च कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है उसकी बात कर रहा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है। इंडिया में जीडीपी यही तो डिसाइड करता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है, 60% के आसपास ही होती है। आप देखो 54.3, ये आपके सामने देखो परसेंटेज में, हमारी जीडीपी का 55% से ज्यादा तो सिर्फ यही है। यानी हमारा देश इस चीज के ऊपर कि आप और हम कितनी खरीदारी, अब आप खुद बताओ, हमारी जीडीपी इतने परसेंट से, सिर्फ हमारी नहीं गिरी, हम देखेंगे 32% से ज्यादा यूएस की भी, 41% सिंगापुर और
ये हम देख रहे हैं 38%, 32, 41, ब्रिटेन से लेकर सारी कंट्रीज 20% से ज्यादा पे डिक्लाइन। एक दो कंट्री जो झूठ बोलती हैं, यानी चाइना वगैरह, वही कह रही है हमारी प्लस में रही 3.2, अपनी पार्टी के लीडर की इमेज बचाने के लिए, डिक्टेटरशिप है, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सिर्फ उन्होंने पॉजिटिव दिया है, उसके अलावा सब कंट्रीज की नेगेटिव। जिस मर्जी कंट्री का आप डाटा उठा के देख लो, पूरा वर्ल्ड रिसेशन की तरफ सोच सकता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या ये सिर्फ अभी के लिए था, क्योंकि लॉकडाउन लगा, इसका रीजन अलग था। और हम ये भी समझेंगे क्या पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है भारत में, 5वीं बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है ये, और लेकिन इसका मायना क्या है, ये सबसे अलग है अब की बार, और ये सबको एक्सपेक्टेड भी था। अब कोई कोई सामान नहीं खरीद पाएगा। इस समय में क्या खरीदा था आपने, आप खुद सोचो। आपने उस समय इसेंशियल गुड्स खरीदे थे, आपने ग्रोसरी का सामान खरीदा है, ठीक है, इसेंशियल गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपने लॉकडाउन में सिर्फ वो खरीदे हैं। कुछ लोगों ने ड्रग्स भी खरीदे होंगे, डर के दवाइयां ले आएंगे, इम्यूनिटी बूस्टर ले आए होंगे, सिर्फ यही चीजें तो आपने खरीदी होगी। और क्या खरीदा था आपने उस टाइम, तो खुद सोचो ये क्या रहने वाली है, किस वे में। तो ये सबसे बड़ा डिक्लाइन जो 60% है हमारी जीडीपी का, वहां पे तो डिक्लाइन होगा। इसके अलावा जीएफसीई और जीएफसीएफ, ये क्या है हम इसको भी देखते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसे खरीदती है, तो गवर्नमेंट का खरीदना जीएफसीई में आता है कि गवर्नमेंट ने क्या चीजें खरीदी इस टाइम में। तो देखो गवर्नमेंट ने तो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है, कुछ जीडीपी बचाने की हम देखेंगे कोशिश की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी, आप इस डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो गवर्नमेंट ने तो जीडीपी को उठाने की हर गवर्नमेंट कोशिश करती है, इन्होंने की है। पहले पिछले साल कितनी थी, इस साल में देखो इसी 3 महीनों का एक खर्च है। तो बेशक वो किसी रूप में खर्च किया हो, योजनाओं के रूप में, पैकेज के रूप में, और हमारी कंजम्पशन क्या होगी, एक्सपेक्टेड है हमारी तो कम हुई है। तो आपके सामने है हर चीज। तीसरा फैक्टर क्या होता है, ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये सबसे जरूरी फैक्टर। ये फैक्टर कितना, ये ऑलमोस्ट 30% जीडीपी का। बताओ जब 60% यहाँ 30 के अराउंड यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर इससे ज्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करें। और ये कितने पे आगे हम देख रहे हैं, इसको जब हम देखेंगे तो ये 30 से सीधा 22 पे आ रहा है। और ये फैक्टर है क्या, कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स हमारे देश में, अगर हम इस चीज को देखें, जो ये हम प्राइवेट फर्म्स की बात करें, तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट इस टाइम में उन्होंने करी, कितनी कंपनियां ओपन करी, कितने लोगों को नौकरियां दी। जब कुछ चल ही नहीं रहा है तो इस समय में क्या तो इन्वेस्टमेंट। हाँ कुछ एक पॉजिटिव न्यूज तो मिली थी, जैसे गूगल की हम बात करें, उन्होंने प्रॉमिस किया 5 साल तक इतनी इन्वेस्टमेंट, सैमसंग, और इसके अलावा हम देख रहे हैं ये सब तो मिला। लेकिन ये इन 3 मंथ का नहीं है, वो आगे के टाइम के लिए है। तो इन 3 मंथ में हम देख रहे हैं कहाँ थे हम और कहाँ पहुंच गए। तो ये 50-60 दिन का इम्पैक्ट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी सड़कें बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, नई कंपनी बनाने में, कल को रेवेन्यू भी जनरेट करके देगी। लेकिन इस टाइम में तो हुआ ही नहीं, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम इसको अलग से भी समझेंगे, इन्वेस्टमेंट की दोनों टाइप ये क्या होती हैं। फिर है चेंज इन स्टॉक। कोई आपसे पूछे स्टॉक मार्केट जीडीपी को इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करता है, स्टॉक मार्केट भी जीडीपी को इम्पैक्ट। अब ये कैसे करता है स्टॉक मार्केट जीडीपी को इम्पैक्ट, 1 से 2% इसकी वैल्यू होती है, देखो 2% के अराउंड हम देखते हैं। अब ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कि जो एस्पिरेशन होती है इन्वेस्टर की स्टॉक मार्केट को देखकर, और रेटिंग एजेंसीज, और क्या कुछ यहाँ पे उछाल है, उस वो भी इम्पैक्ट करता है जीडीपी को, तो उसका फैक्टर भी है। फिर इसके अलावा वैल्यूएबल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के मामले में हम देख रहे हैं, ठीक है, कितनी हम इन 3 महीनों में हम देख रहे हैं, और पीछे चले गए एक्सपोर्ट में, हम यहाँ थे, अब यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ा था। आप 18-19 से 19-20 को भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट सरकार ने बढ़वाया और लोगों की मेहनत से बढ़ा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कम। इंपोर्ट की हम बात करें तो इंपोर्ट भी कम हुआ, ठीक है, इंपोर्ट भी कम हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग डाटा आप यहाँ देखो, एक करंट भी बना था इसका, यहाँ आप देख रहे हो इंपोर्ट है ज्यादा, एक्सपोर्ट है कम। यानी हमारा नेट ट्रेड क्या होता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट में हम चलते हैं हमेशा, हम लॉस में चलते हैं। जबकि यहाँ हो गया, हमने एक्सपोर्ट तो ज्यादा किया, गवर्नमेंट ने फिर भी कोशिश की, लोगों को भी इनिशिएट किया और एक्सपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट हमने कम किया। तो पहली बार, पहला साल है, हम ट्रेड फेवर में चलेंगे, सरप्लस में चलेंगे, ट्रेड सरप्लस इसे कह रहे हैं, पॉजिटिव हो गया ट्रेड इस टाइम में।
और डिस्क्रिपेंसीज यानी क्या गलतियां वो भी आप देख रहे हो। तो इसका पॉइंट, अब ये कितनी वैल्यू आई, पहले कितनी थी, तो ये परसेंटेज के हिसाब से हमने देख लिया। तो ये है, अब ये परसेंटेज, यही परसेंटेज है जो आप न्यूज में देख रहे हो, -23.9%। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा एग्जैक्ट आपको ये पीडीएफ शो करके समझा दिया है कि चीजें हैं क्या। जनरली बताना 23.9 और फिर क्रिटिसाइज करना, हंसी मजाक करना, कोई भी कर दे, मेन तो ये बात है समझाओ ये है क्या। क्या आपको खुद को पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या मेथोलॉजी है, एस्टिमेशन तक का पता नहीं होता, कैलकुलेशन बोल के पूरा वीडियो बना देंगे। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की, ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। इस वे से अगर आप पढ़ते हैं तो आप आगे भी देख पाएंगे कि डाटा है क्या और किस वे से। यस, ये क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, यस, सी, हाँ सब कंट्रीज की देख लेंगे। ठीक है, जो जिन कंट्री से हम कंपेयर करते आए हैं, जो टॉप 10 इकोनॉमीज में ही नहीं है उनकी तो क्या ही बात करें। ठीक है, जो जब हम जिन देशों से आज तक हम कंपेयर करते हैं उनसे हम कंपेयर करेंगे इन मैथोलॉजीज पे भी। अब ओवरऑल क्या डाटा रहा और बाकी कंट्रीज का भी हम देखें किस वे से, तो हम देख रहे हैं कि जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो ये क्वाइट ऑब्वियस भी है, एक टाइम में चीजें बढ़ती हैं, एक टाइम में कम होती है। 100 साल का बड़ा पेंडेमिक भी देख रहे हो। तो इसमें भी क्या हुआ, हमने देखा है कि अब सबको टेंशन किस चीज की, इकोनॉमिक रिसेशन की। क्या ये इकोनॉमिक रिसेशन का एक कारण ना बने, इकोनॉमिक रिसेशन यहाँ पे ना आए, उस चीज के लिए हम सोच रहे हैं। तो कुछ और कंट्रीज के भी एग्जांपल हम देखते हैं कि क्यों हम इकोनॉमिक रिसेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या डाटा है। तो ये आप देखो, सिंगापुर की इसी टाइम में 41.2%, ये भी आप देख रहे हो सिंगापुर। और इसके अलावा हम देखें यूएस, यूके, कनाडा, कोई कंट्री आप उठा के देख लो, इन बड़ी कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, सब जगह ऑलमोस्ट एक जैसा हाल है। ये हम यूएस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यूएस का एग्जांपल हम देख रहे हैं। यस, ठीक है, ये अलग, ये भी हम देख सकते हैं। नहीं तो एक डाटा और हमारे पास है यूएस के लिए। ये यूएस में लगातार 2 क्वार्टर में 30% से ज्यादा डिक्लाइन, लगातार 2 क्वार्टर में आप देख रहे हैं यूएस में 30% से ज्यादा डिक्लाइन हम देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस 2 क्वार्टर्स में। और इवन आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेस डेली, उन्होंने भी गलत डाटा शो किया है कंपैरिजन के लिए। क्यों गलत डाटा शो किया है, यूएस का तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का दिखा रहे हैं जो कि 9.9 है, और जबकि इंडिया का ये कौन सा डाटा दिखा रहे हैं, क्वार्टर वाइज डाटा दिखा रहे हैं। तो क्वार्टर वाइज डाटा दिखा रहे हैं तो दोनों का क्वार्टर वाइज डाटा ही कंपेयर करोगे। एक्स को आप एक्स से कंपेयर करते हो, गधे को गधे से करोगे, गधे को घोड़े से थोड़े कर लोगे कंपेयर। तो यहाँ पे ये अपने पर्पज के लिए कुछ भी, मतलब अपने लाइक के लिए, अपने पर्पज के लिए वो डाटा दिखा रहे हैं जो कि डाटा कंपैरिजन में है ही नहीं। यानी आप कम से कम जब एक क्वार्टर की बात हो रही है तो किसी और कंट्री का उसी क्वार्टर का डाटा तो शो करो। तो ये एग्जांपल आप देख रहे हो, ब्रिटेन का 20.4% डिक्लाइन, ठीक है, सिंगापुर 41.2, ठीक है। इसके अलावा हम देखें और भी कंट्रीज के एग्जांपल हैं, हम उसे भी फॉलो कर सकते हैं, इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अब नेक्स्ट वर्ल्ड किधर जा रहा है। तो हमने देखा ये यहाँ पोस्ट कोविड-19 ये बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और ये चैलेंज क्या है, ये चैलेंज सबके सामने है। और ये चैलेंज बता रहे हैं यहाँ पे किस चीज के बारे में, इसके बारे में कि नए इकोनॉमिक्स के पैरामीटर होंगे, डब्ल्यूटीओ को हम देख रहे हैं उसके लिए भी चैलेंज रहेगा, और नई तरह की इकोनॉमिक्स हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल मंदी से बहुत अलग है और बहुत जल्दी चीजें नॉर्मल भी हो भी सकती हैं। एक पॉजिटिव न्यूज की यहाँ पे हमें पता है कि वैक्सीन की एक बड़ी न्यूज आई और सब चीजें हम देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ ओपन होने लगा और सब चीजें नॉर्मल। तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसी न्यूज नहीं आ रही है तो टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन हमें स्टिल हम देख रहे हैं कि सब चीज। अब ये किसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम यूएस का, तो यहाँ 32% से ज्यादा यहाँ भी डिक्लाइन। ठीक है, ये क्वार्टर का लिया, दूसरे क्वार्टर में भी इनका 30% से ज्यादा हुआ है। और इसके अलावा अब हम इस चीज को समझे कि टोटल यहाँ दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि लॉकडाउन के पीरियड की हम बात करें, ड्यूरिंग लॉकडाउन 50 डेज तक कोई काम नहीं, कोई काम नहीं मीन्स कोई प्रोडक्शन नहीं। ठीक है, अभी आपको इकोनॉमिक्स बताई थी, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन का खेल है, कोई प्रोडक्शन नहीं, सप्लाई भी नहीं, अदर देन इसेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं
स्पेंडिंग भी कम, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज पे स्पेंडिंग हुई, ओनली इसेंशियल एंड ग्रोसरी। इसके अलावा इसेंशियल ग्रोसरी और ड्रग्स, दवाइयों के अलावा क्या स्पेंडिंग अलग से हो रही थी? जब कुछ ओपन ही नहीं है, ठीक है, किसी को यहाँ पे ऑनलाइन भी आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, जब कोई आएगा ही नहीं वहां पे क्या ऑर्डर करेंगे आप? तो ये सबसे बड़ा रीजन बना। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड किस तरफ सोच रहा है, इकोनॉमिक रिसेशन। तो इंडिया का जीडीपी 23.9% हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन का हम पॉइंट देखें 23.9%, ठीक है। और हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज हो सकता है इकोनॉमिक रिसेशन, हम इसे कह सकते हैं। अगर 2-3 क्वार्टर तक इस लेवल पे अगर डाउन हुआ, नेगेटिव अगर रहा, -23.9 आप ये देख रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में है, तो इकोनॉमिक रिसेशन का यहाँ इशू है। Yes, having understood the data, now we can see some concepts. So first of all, we can understand the reason also and solution also for this. इंडियन इकोनॉमी, हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की या किसी भी देश की इकोनॉमी की हम बात करें, तो उसमें फर्स्ट क्या रहेगा, हम यहाँ देखते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का फैक्टर, और इसके साथ हम समझते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है और एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम कहेंगे ग्रोथ, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम ग्रोथ कहेंगे। और ये एक साइक्लिक नेचर होता है, कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो बाद में जाके इन्वेस्टमेंट का काम भी करेंगे, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट हैं जो हम देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में एक्सपेंडिचर भी बनेंगी। अब ये प्रोसेस क्या है इसको हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का इसमें क्या पॉइंट है। तो हमने कुछ चीजें समझनी है। हम ये समझ रहे हैं अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का और ये सब पॉइंट कैसे बनेगा, तो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट में रोड्स बनाई, ठीक है, सरकार ने नई रोड बनाई। और इसके अलावा एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल बीट लाइक, अभी हम बात कर रहे हैं कि नए हॉस्पिटल बनाए, ठीक है, न्यू हॉस्पिटल, न्यू रोड। अब ये भी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट आज खर्चे लग रही हैं, एक्सपेंडिचर लग रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ये रेवेन्यू जनरेट करके देंगी, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो आज खर्च लग रही है गवर्नमेंट को, एक टाइम के बाद रेवेन्यू जनरेट करके देंगी। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी, ये हम साइक्लिक प्रोसेस में हम देख रहे हैं। और हम इसमें ये भी समझ सकते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर की, तो कुछ एक बेसिक चीजें हमने देखी थी। जैसे अभी हमने पढ़ा था GFCF के बारे में, ठीक है, बजट, ये GFCF के बारे में हमने पढ़ा था अभी, जब हम ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख रहे थे कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। अब ये पॉइंट है क्या और इसकी रेलिवेंस क्या है, तो हमने यहाँ देखा था कि ये कितना जरूरी है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आप सिंपली देख रहे हैं कि जितना पैसा आ रहा है वो आगे जाके टोटल, हम ये देखना चाहते हैं कि जितना पैसा यहाँ आ रहा है वो आगे जाके हमने ये देखना है कि कितना प्रोड्यूस करेगा कैपिटल के रूप में, इस चीज को हमने समझना है, ठीक है। तो हमने इस चीज को देखना है GFCF। अब GFCF, जो पैसा हमने यहाँ लगाया वो आगे कितनी कैपिटल जनरेट करेगा, तो ये GFCF में आएगा। यानी सीधे सीधे आप इसे समझना चाहें तो इसमें क्या कंसेप्ट आ जाएगा, इसमें कंसेप्ट ये आएगा, GFCF आपको कह रहा है कि कितनी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है, ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये हम देख रहे हैं। तो ये आपका आएगा GFCF में, ग्रोथ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें तो फिर हम कुछ फैक्टर और देख सकते हैं। ये फैक्टर हम देख रहे हैं GFCF के अलावा ICOR, एक ये भी आप देखेंगे न्यूज में रहेगा, इसके बारे में भी आपको पता हो। ICOR यानी इन्वेस्टमेंट का आउटपुट कितना रहेगा, इस चीज को हमने देखना है, ये आपका ICOR में आएगा। ICOR होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल, इंक्रीमेंटल कैपिटल
आउटपुट रेशो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कितनी कैपिटल लगा के हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। यानी आप देख रहे हैं ये एफिशिएंसी बताते हैं, मेजर ऑफ एफिशिएंसी, कि कितनी कैपिटल लगा के कितना आउटपुट मिला। कि कैपिटल ज़्यादा लगा दिया आउटपुट थोड़ा है तो वो कोई वाइज नहीं है। तो ये भी चीज़ें आगे रहेंगी, GFCF, ICOR। और जब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में आपको याद रखना है इन्वेस्टमेंट किस वे से हो सकती है। ठीक है, एक हमने अभी एग्जांपल देखा था कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, रोड, हॉस्पिटल, एक तो पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा हम देखें और इन्वेस्टमेंट का क्या पॉइंट हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट में आप सिंपली देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट किस वे से हो। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे के आपको करंट अफेयर समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको आगे फेस नहीं होगी। और अगर आपने यहाँ आपको दिक्कत हुई तो आगे जो टाइम आप देखेंगे करंट अफेयर में तो उनको इंटरप्ट करने में आपको इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट क्या है इसको हम समझते हैं। इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट पब्लिक या इन्वेस्टमेंट प्राइवेट। इन्वेस्टमेंट पब्लिक और हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्राइवेट। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ आ जाएगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो पैसे लगाए इकोनॉमी में। और प्राइवेट, प्राइवेट में दो फैक्टर आएंगे, एक तो आप और हम यानी हाउस होल्ड। ठीक है, आप और हम यानी हाउस होल्ड आ जाएंगे। और इसमें आएगा कॉरपोरेट सेक्टर यानी बड़े उद्योगपति, कि वो लोग क्या लगाते हैं इकोनॉमी में, कितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए। तो ये दो फैक्टर भी हम देखेंगे प्राइवेट कंजम्पशन में आ जाएंगे। तो इसलिए जीडीपी में हम देखते थे वर्ड यूज होता था प्राइवेट कंजम्पशन, और गवर्नमेंट के लिए पब्लिक। हमने इस चीज को अभी देखा है। ठीक है, अब पब्लिक में क्या दिक्कत है, क्या चैलेंजेस है आगे, गवर्नमेंट के सामने क्या ऑप्शन थे। गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट को सबसे जो बड़ा इशू वो लगता है वो है फिस्कल डेफिसिट का। और अभी सभी ये सलाह दे रहे हैं फिस्कल डेफिसिट को एक बार भूल जाओ और इन्वेस्ट करो, लोन लेके करो चाहे, उससे सबका बेनिफिट है लेकिन करो। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ऑलरेडी ब्रीच होने वाला है, और कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि हो चुका है और हो जाएगा। अलग अलग इस पे आते हैं तो गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर सकती है क्या चीज है, क्या इसके ऊपर रियल रहेगा। तो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटे, ठीक है, हर साल के लिए हम फिक्स करते हैं, तो इस साल तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, इसके अलावा रेवेन्यू शॉर्टफॉल, सरकार इन्वेस्ट कैसे करे। ठीक है, टैक्सेस के रूप में मिलना, जीएसटी का भी हम देख रहे हैं क्या इशू चल रहा है, ओवरऑल सारा टैक्स स्ट्रक्चर, रेवेन्यू शॉर्टफॉल, तो सरकार के पास पैसा यहाँ से भी कम। ठीक है, तो इधर रेवेन्यू नहीं है तो फिर कहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरा बड़ा इशू ये। तीसरा हम देखते हैं फिर सरकार आरबीआई की तरफ रुख करती है कि कुछ पैसा हमें दे दो, आरबीआई सरप्लस, क्योंकि आरबीआई आपको पता है सरकार का ही अंग है, आरबीआई एक्ट 1934 में हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो आरबीआई सरप्लस, एक लिमिट तक सरप्लस आरबीआई देगा। इसके लिए हमने देखा था कि कमेटी बिठाई गई थी, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क उसे कह रहे थे, जिसमें अब तक का पुराना जो पेंडिंग था, जो नहीं दिया था, तो वो एक साथ तो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया था, पर हर साल के लिए आरबीआई सरप्लस। और इसके अलावा फिर गवर्नमेंट का सोर्स क्या होता है, गवर्नमेंट का सोर्स है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही कारण है सरकार विनिवेश कर रही है, इस समय में भी नहीं किया तो फिर नहीं कर सकते हैं। अब जब सबसे ज्यादा जरूरत है, अब दोबारा तो कभी कैपिटल ये डाल दें, कितनी बार ये डाली, आईडीबीआई बैंक को देखो, भले ही एलआईसी को 51% स्टेक दिया था, पिछले साल 10,000 करोड़ डाले, 5,000 करोड़ करके, तो दोबारा तो कभी भी इन्फ्यूज किया जा सकता है मनी। इस टाइम में अगर नहीं कर सके तो फिर फायदा क्या है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट, तो सरकार के सामने ये ऑप्शन है, इसलिए आप इनसे जुड़े हुए सारे करंट देखते हो कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होगी, इसमें स्ट्रेटेजिक हो सकती है, इसका आईपीओ आएगा, आरबीआई से इतना सरप्लस लेगी सरकार, रेवेन्यू शॉर्टफॉल इतना चल रहा है, जीएसटी टैक्स में कमी, तो ये सारे करंट अफेयर इससे जुड़े हुए हैं। ये समझ आ गया तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता है हाउस होल्ड का पॉइंट। अब हाउस होल्ड का पॉइंट क्या है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पॉइंट सिंपली आप ये समझ रहे हैं हाउस होल्ड के पॉइंट में। अब हाउस होल्ड कैसे खर्च करें भाई, इनके पास तो ऑलरेडी
नौकरियों पे खर्चा, ठीक है, ये नौकरियों पे खतरा हम देख रहे हैं। हाउस होल्ड की जब हम बात करें, पहले ही हम देख रहे हैं जॉब सिक्योर नहीं, और ओवरऑल आगे हमें देखना पड़ेगा कैसे सब चीजें होंगी मैनेज। तो यहाँ ये तो बहुत ज्यादा खर्च कर नहीं पाएंगे, ये खर्च तब कर सकते हैं जब इनके पास ऑलरेडी हो। तो हाउस होल्ड में तो हम देखेंगे कि यहाँ तो खर्चे में कटौती होगी। और दूसरा फिर हम देख रहे हैं कॉरपोरेट सेक्टर। मेन तो कॉरपोरेट सेक्टर को अब करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर को सरकार ने ऑलरेडी बहुत फायदा पहुंचाया पिछले साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के नाम पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया। तो जो सरप्लस इनके पास आया उस सरप्लस को कम से कम लगाओ, ठीक है, लेकिन इन्होंने किया क्या, वो सरप्लस तो यहाँ लगाया नहीं। और जबकि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल क्या हुआ, जो पैसा जो इनको कॉरपोरेट टैक्स जो कम किया था, जिसका फायदा अब भी हो सकता है कि भारत में कंपनियां आए और यहाँ निवेश करें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं थी कॉरपोरेट टैक्स के रूप में। तो कॉरपोरेट टैक्स कम किया, तो यहाँ से जो इनकम जनरेट हुई कॉरपोरेट्स को, उस इनकम को उन्हें लगाना चाहिए था। लेकिन ये इनकम जो जनरेट हुई, इस इनकम को यहाँ नहीं लगाया गया। और जबकि इसके रूप में हम देख रहे हैं इससे अपने शेयर और अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने में और उस सब में इन्होंने यूज कर दिया। इस वजह से कंपनीज के बारे में हम देख रहे हैं, कुछ कंपनीज इसलिए भी हम देख रहे हैं कि ग्रो कर पाई, तो ये भी रीजन है। तो कॉरपोरेट टैक्स जो कम किया गया, उसका फायदा जो सरकार सोच रही थी इन्वेस्टमेंट के रूप में मिलेगा, इनको बचेगा, तो ये नए बिजनेस में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर उस तरह का यहाँ आउटपुट देखने को नहीं मिला। हाउस होल्ड के लिए सरकारें क्या, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लोन के ऊपर इशू, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने एंड से जो कोशिशें की हम देख रहे हैं, उसमें वो आउटपुट नहीं मिल पाए। बेशक सीआरआर कम करने की बात हो, या फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं कि रेपो, ठीक है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं जितने भी ये स्टेप अभी ये इन्होंने कोशिश की, इसके लिए यहाँ पे क्या कोशिश की थी, हम इधर के लिए देख रहे हैं कि सरकारों ने क्या कोशिशें करने की कोशिश की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए और जनरल कंपनीज के लिए LTRO, TLTRO, ठीक है, कि बैंक यहाँ से कुछ पैसे निवेश करें और आगे NBFC में उस पैसे को लेके जाएं, ठीक है, ये TLTRO वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी हम देख रहे हैं, ये सब मेजर करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, LTRO एंड TLTRO एंड ऑल। और यहाँ हाउस होल्ड के लिए हम देख रहे हैं जैसे पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज, इसके थ्रू कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है। कहीं पे हम देख रहे हैं कि टीडीएस कम कर दिया, या फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं जनधन खातों में पैसे आ रहे हैं जो, ठीक है, वो भी हम। और इसके अलावा आप देख रहे हैं जो फूड ग्रेन्स के लिए नवंबर तक अलाउ की है फ्री सिलेंडर, ये सब कोशिशें की है कि यहाँ से कुछ सेविंग बढ़े और वो सेविंग आगे इन्वेस्टमेंट का रूप लें। तो ये कोशिश कर हम देख रहे हैं। और इसके अलावा क्या दिक्कत है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने किसकी बात की, ये बात हुई है इन्वेस्टमेंट की। फिर जब हम देखें एक्सपेंडिचर की तरफ, तो एक्सपेंडिचर में हम देखेंगे दो तरह का एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी हमें नीड है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये तो सरकार को करना ही पड़ेगा और सरकार के हाथ से जाता ही है, जैसे सैलरी देना एम्प्लॉयज को, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल में कुछ ऐसे एसेट्स बनाना जो आगे जाके इनकम जनरेट करें, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो ग्रोथ के इंजन पे वापस आने के लिए इस एक्सपेंडिचर की हमें जरूरत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा। रेवेन्यू जो चल रहा है समहाउ उसी को मैनेज करना चाहिए, कम किया तो फिर लोगों को नुकसान उससे, तो कम वाला पॉइंट तो है ही नहीं। तो यानी गवर्नमेंट के पास क्या रास्ते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं गवर्नमेंट के पास ये रास्ते हैं, डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डिमांड को बूस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। बेशक खुद इन्वेस्ट करें या कंपनियों से करवाएं, और स्पेंडिंग लोगों की बढ़नी चाहिए, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, मार्केट में ज्यादा आएंगे, तो फिर वो भी डिमांड को बूस्ट भी करेगा खुद जब ये स्पेंड करेंगे, और इससे हम देखेंगे सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस की है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो इसके ऊपर जितनी जल्दी ये काम करने लगे उतना अच्छा है। 110 लाख करोड़ का 5 साल में इसमें इन्वेस्टमेंट,
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 60,000 प्रोजेक्ट्स इसमें हम देख रहे हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। लेटेस्ट के अनाउंसमेंट में हम 110 लाख करोड़ देख रहे हैं, ठीक है। बजट में भी इसके बारे में था, तब 102 103 लाख करोड़, और सेम विद इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल। और स्पेंडिंग की हम बात करें कि लोगों के लिए कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, क्या पॉइंट यहाँ होने चाहिए, तो इस पे भी हमें देखना है स्पेंडिंग का भी। और इसके लिए हम ये भी देख रहे हैं स्पेंडिंग का पॉइंट क्या है, यस, ठीक है। स्पेंडिंग के ऊपर भी हम देख रहे हैं डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा। अब डिमांड को बूस्ट करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज और ये भी कहा लोगों से कि इंडिया के प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, स्पेंडिंग बढ़ाओ। दोनों में आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज की हम बात कर रहे हैं जो 20 लाख करोड़। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाला ये सब मेजर्स भी हैं। और कितने मेजर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये लोन सस्ते मिलने की बात, या फिर अभी स्ट्रेस ये एनपी में नए लोन को नहीं डालेंगे, और जो एनबीएफसी को ये कोशिश कर रहे हैं कि एनबीएफसी सेक्टर के लिए यहाँ फंडिंग रेज हो उसके इन दी फॉर्म ऑफ बैंक के थ्रू भी ये करवाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा टीएलटीआर वाला पॉइंट भी हमने देखा है उस सेक्टर को बचाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ, दिक्कत ये चल रही है कि सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही हम देख रहे हैं कि ठीक कर पाया। इसके अलावा हर सेक्टर ने कहीं ना कहीं निराश किया, और ये होना भी था क्योंकि अभी जब यहाँ पे लोग हैं नहीं तो आउटपुट कैसे मिलेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हम बात करें, होटल्स की हम बात करें, ठीक है, सबके लिए डाउन। ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं। और इसके अलावा ट्रेड, कम्युनिकेशन और सबसे बड़ा तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ट्रेड, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग तो सब जगह डाउन, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, लेकिन कहाँ पे कंसर्न ज्यादा कहाँ है, डिमांड से जुड़े हुए कौन से सेक्टर हैं जो डायरेक्टली लिंक है, तो इसमें हम समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें टूरिज्म की, ठीक है, टूरिज्म की हम बात करें, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ये सेक्टर्स हैं, ट्रैवल, क्लोथिंग, ये सब सेक्टर हैं जो डायरेक्टली डिमांड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम पूरी तरह से यहाँ प्राइवेट कंजम्पशन पे डिपेंड है इन सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा और कितने सेक्टर सफर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एजुकेशन, ठीक है, टीचर भी स्टूडेंट भी सफर कर रहे हैं। हम सबके लिए डिफिकल्ट टाइम है, तो सबको इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस टाइम में क्या एक्सपेक्ट करोगे, कितना पॉजिटिव, क्या कर पाएगा कोई, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर भी हम देख रहे हैं कैसे यहाँ भी स्ट्रगल है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं, ये तो प्राइवेट कंजम्पशन का पॉइंट हुआ, यानी ओवरऑल हम देखें जितना भी सप्लाई साइड का इशू और डिमांड साइड दोनों साइड से इशू है। तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ये 100 साल की जो बड़ी महामारी है इसके बीच में सरकार के सामने कितने सारे चैलेंजेस हैं और हर तरह की प्रॉब्लम है। अब तक जो भी हम देखते थे, पहले भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उनसे ये पूरी तरह अलग है। अब डिमांड साइड में इशू क्या हुआ, प्राइवेट कंजम्पशन डाउन थी, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन का पॉइंट अभी आपको कितनी बार बताया है कि इसेंशियल आइटम सिर्फ परचेज कर रहे थे, ग्रोसरी कर रहे थे, ड्रग परचेज कर रहे थे। और अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो सप्लाई साइड में वो सारे सेक्टर आ जाएंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यानी इसमें ये सब सेक्टर आ जाएंगे जो हम बात कर रहे हैं। लाइक ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई साइड में। कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब सेक्टर। तो पूरी तरह से हम ये देख रहे हैं ये चैलेंजिंग है, सप्लाई साइड डिमांड साइड दोनों एंड से हम देख रहे हैं इशू चल रहा है। और अब गवर्नमेंट के सामने क्या ऑप्शन है, हमने इस चीज को भी देखा था। और इसके अलावा क्या टैक्स रेवेन्यू का इशू है, जीएसटी का इशू है, वो भी हम देख रहे हैं पैरेलल में। और इससे पहले कॉन्ट्रैक्शन कब हुई है, इससे पहले हम बात करें, अगर इंडिया में हम जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन को देखें तो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन हुई थी 1978 से 80 के बीच में। कुछ सोर्सेज में 78 79 क्लासीफाई है, कुछ में 79 80 का पीरियड है। तो इस टाइम में हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए 1957 58 में कॉन्ट्रैक्शन हुई थी,
इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुई थी 65 66 के टाइम में, फिर हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन हुई 66 से 67 में, और इसके बाद हम देख रहे हैं 79 से 80 में, और अब फाइनली हम देख रहे हैं ठीक है 2020 से 21 में। तो ये भी हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कितनी थी, तो इतनी बड़ी महामारी पहले कभी भी नहीं आई। पहले की हर कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता था, यानी यहाँ से लेकर जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन अब यहाँ तक पढ़ रहे हैं, इनके एक्सटर्नल रीजन सब जगह थे। जैसे अब भी एक्सटर्नल पेंडेमिक का रीजन तो है, पर यहाँ पे कभी हम देखते थे एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, ठीक है, कि मॉनसून टाइम पे नहीं आया, हमारी इकोनॉमी उस टाइम बहुत ज्यादा डिपेंड, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन तब 50% से ज्यादा होता था, आज तो 15 से 17 रह गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन। तो और इसके अलावा कहीं पे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, कि देश चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, तो हम ये भी हम देख रहे हैं इसकी वजह से भी। और ऑयल क्राइसिस 7980 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल क्राइसिस, तो यहाँ पे रीजन अलग थे। हम इस टाइम को जब हम देखें तो यहाँ रीजन अलग थे, ईयर वाइज आपको याद नहीं करना है, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है कब कब कॉन्ट्रैक्शन हुई। और इन कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू उतनी नहीं थी, जैसे अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे थी ये -0.41, ठीक है, और ये 65 66 में थी -2.64, और 66 67 में -0.55, और 79 80 में -5.24, और अभी हम देख रहे हैं माइनस, ठीक है, 23.9। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन। तो इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन का हम पॉइंट देख रहे हैं, पहले भी कॉन्ट्रैक्शन रही है, इस वजह से ये सब आपने देखा है कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत ये चल रही है। अब इसके अलावा कोई भी डाउट किसी को? यस, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या कुछ इसमें है और किस वजह से ये सब कुछ चल रहा है। यस, एनी डाउट इन दिस वन? हाँ, 2020 वर्ल्ड का फ्लॉप ईयर, मैन्युफैक्चरिंग अब ठीक हुआ है, ठीक है, अब हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब ठीक हुआ है, लेकिन उन 3 मंथ में तो बहुत गड़बड़ था, ठीक है, उन 3 मंथ की हम बात करें, क्योंकि वर्कर्स नहीं थे। हम देख रहे हैं लेबर क्लास जो है उन्होंने कितनी प्रॉब्लम फेस की, वो सब फिर अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में गए, फिर वहाँ प्रधानमंत्री, ये हम देख रहे हैं गरीब कल्याण, इन्होंने ये रोजगार अभियान चलाया गवर्नमेंट ने, कि वहीं पे अगर ये रहना चाहते फॉर द टाइम वहीं रहे, वहीं उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। पर इन बिटवीन हम देख रहे हैं फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी हम प्रोडक्शन सेक्टर हम देख रहे हैं इन्होंने सफर किया, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस। अब ये सब इतना क्यों जरूरी होता है? देखो सिंपल सा पॉइंट है, जो भी हम इस चीज को देखते हुए चल रहे हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम स्लो डाउन कहें, रिसेशन कहें, अब कुछ लोग इसे बहुत नेगेटिव कहेंगे, पर पॉजिटिव के लिए क्या रहेगा? अब जब 100 साल में सारी दुनिया ही अब 100 साल के बाद इतना बड़ा पेंडेमिक फेस कर रही है, सारे देशों में ये हाल है, तो वी आर नॉट एक्सेप्शन, हम कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इस टाइम में तो खासकर हमें ये सब करना भी नहीं चाहिए। अब एक पॉजिटिव हमें ये सुनने को मिला, अब अगर ये ऐसा कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी चीज ये होगी। इन्होंने कहा कि वी शेप रिकवरी होगी। ये किसने कहा है? इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, के सुब्रमणियन, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी का मतलब 1-2 क्वार्टर में तो हम ये डाउन देख रहे हैं, उसके बाद सडनली हम यहाँ तक ये डाउन देख रहे हैं, फिर सडनली हम राइज करेंगे, और अगले साल तक आरबीआई ने भी कहा हम वापस 6% की ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और आरबीआई का ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर तक ये सब प्रॉब्लम से हम बाहर निकल जाएंगे। इस क्वार्टर में नेगेटिव आई है, बाकी कंट्रीज की भी 2-2 क्वार्टर तक नेगेटिव रही हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकते कुछ नेगेटिव हो, उसके बाद हम फिर बाउंस बैक करेंगे और वापस आएंगे, और ये इकोनॉमिक रिसेशन का पॉइंट है। तो ये वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये? आई होप अब सबको जीडीपी का टॉपिक ये क्लियर होगा कि क्या कुछ इसमें है, ये डाटा क्या सिग्निफाई कर रहा है, वर्ल्ड क्या फेस कर रहा है, हमने सब चीजों को देख लिया है इसमें, ठीक है। यस, यस, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही करेंगे।